अब ऐसी बात है जो पूरे YouTube पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का सवाल होता है कि कहीं लूट के नहीं लाए, कहीं डांका नहीं मारा, तो इन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना। दोस्तों, अगर आपके पास भी फिक्स डिपॉजिट है या फिर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें एफडी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन और सवाल जो आपने कमेंट्स में पूछे उन्हें कवर करेंगे। फिक्स डिपॉजिट करना लगभग हर एक पर्सन की पहली चॉइस होता है और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के लिए पैसे का सोर्स होता है प्रॉपर्टी की सेल, पेरेंट से फंड ट्रांसफर, आपकी अपनी इनकम या फिर वाइफ को फंड ट्रांसफर, बैंक में कैश डिपॉजिट करना और सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट पे मिलने वाला पैसा। और इन्हीं सब सोर्सेज से जुड़े हुए सवाल भी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बाद में ढूंढते रह जाओगे। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट का पैसा मिला, क्या उसे फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को सीनियर सिटीजन्स की इनकम को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। अब बहुत से सीनियर टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पेंशन से इनकम है या फिर फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से इनकम है। सरकार ऐसी इनकम को डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में टैक्स फ्री करके सीनियर सिटीजन को नए साल का एक तोहफा देना चाहिए। अब सवाल का जवाब देखिए। सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट पर जितना भी पैसा मिलता है वो पूरे तरीके से टैक्स पेड है और जेन्युइन है। वो इस पैसे को अपने परिवार में बांटें, लाइवलीहुड के लिए फिक्स डिपॉजिट कराएं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी परचेज करें या फिर कहीं और इन्वेस्ट करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक काम करें कि इन सभी इन्वेस्टमेंट सोर्सेज से जो भी आपको इनकम होती है, जो भी सीनियर सिटीजन को इनकम होती है, उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करते रहें। डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस नहीं आ सकता। इनफैक्ट सीनियर सिटीजन को एफडी पर अभी नॉर्मल से 0.5% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे फेयर में कंसेशन दे, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे और एफडी पर कम से कम 1% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए, so that their all expenses should be met properly। अब दूसरा सवाल, मुझे प्रॉपर्टी की सेल से सपोज 50 लाख रुपए मिले हैं, तो क्या मैं इस पैसे से एफडी करा सकता हूं? देखिए, प्रॉपर्टी सेल का पैसा आपका है, आप एफडी करा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आपको तब पकड़ता है जब आपने वो प्रॉपर्टी सेल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर ना की हो। देखिए, प्रॉपर्टी सेल का पैसा आपका है, आप एफडी करा सकते हो, लेकिन डिपार्टमेंट आपको तब पकड़ता है जब आपने वो प्रॉपर्टी सेल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर ना की हो, या फिर जब आपने उस प्रॉपर्टी की सेल पर जो गेन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उस पर टैक्स पे ना किया हो। अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो आप एफडी कराओ, फॉरेन घूमने पे खर्च करो, शादी में खर्च करो, गाड़ी खरीदो, डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं कह सकता। हालांकि हम ये सजेस्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी के पैसे को प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि एफडी में आपको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलता है या फिर ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के इक्वल रिटर्न मिलता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर आपको एक फायदा और होता है कि आपको सेक्शन 54 और 54F की एग्जम्पशन भी मिल जाती है, जिससे आपका टैक्स भी सेव होता है। अब अगला सवाल, क्या वाकई में इनकम टैक्स में कोई ऐसी लिमिट है कि उस लिमिट से ज्यादा एफडी कराने पर इनकम टैक्स नोटिस आने का डर हो? दोस्तों, पूरे इनकम टैक्स लॉ में कोई ऐसी लिमिट नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। अरे भाई, पैसा आपका है, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, आप चाहे खर्च करो या एफडी कराओ, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ना ही कोई टैक्स नोटिस आने का डर है। हाँ, लेकिन कुछ गलती करोगे तो टैक्स का नोटिस आ भी सकता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल डाटा आपके पैन से लिंक है। इसलिए अगर एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल एग्रीगेट, वर्ड ध्यान रखना, टोटल एग्रीगेट 10 लाख रुपए से ऊपर की आप एफडी कराते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको जरूर फाइल करनी चाहिए, वरना टैक्स नोटिस आने के चांसेस होते हैं। वैसे भी हम ये बोलते हैं कि सभी को, ऑलमोस्ट सभी पर्सन को टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए। अब यहाँ पर एग्रीगेट टोटल से मतलब है कि आप एफडी कराएं, चाहे 50-50 हज़ार रुपए की 50 एफडी करा लें, या 1-1 हज़ार रुपए की एफडी करा लें, या 1-1 लाख रुपए की 5 या 10 एफडी करा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी भी बैंक में, सोसाइटी में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं पे भी आप एफडी कराएं, सारी एफडीज का टोटल आपके पैन कार्ड के ऊपर रिपोर्टिंग हो जाती है, क्योंकि ऐसी सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लायबिलिटी है कि जितनी भी आप एफडी कराएं वो सभी इनकम टैक्स में रिपोर्ट करनी है। ऐसे केस में अगर आपकी आईटीआर की इनकम और एफडी इंटरेस्ट की कोई भी इनकम आपकी आईटीआर से मैच नहीं हुई तो डिपार्टमेंट आपको टैक्स का नोटिस भेज सकता है, वरना आपका पैसा है, आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बीच में मिस कर दिया कि जब भी आप एफडी कराओ तो उसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल का ऑप्शन एक्टिवेट करा लेना, वरना एक ही एफडी बार बार डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होती रहती है। अगर आपका कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट्स में पूछ लेना। अगला सवाल, क्या 10 लाख रुपए की एफडी कराने पर भी कोई टैक्स का नोटिस आ सकता है? दोस्तों, ऐसे कोई नोटिस नहीं आता।
आप एफडी 10 लाख की कराओ या 10 करोड़ रुपए की एफडी कराओ, लेकिन आपकी पुरानी आईटीआर से ये प्रूव होना चाहिए कि उस एफडी के लिए जो पैसा है वो कहां से आया। हाँ, फिर मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट की इनकम शो नहीं की, तब आपको नोटिस आने के चांसेस होते हैं। अगला सवाल, क्या मैं अपनी वाइफ के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करके एफडी करा सकता हूं सो दैट की टैक्स बचा सकूं? एक काम है जो आपको नहीं करना है और जिसे सब लोग सबसे ज्यादा करते हैं, वो है अपने स्पाउस को फंड ट्रांसफर करते हैं और उसकी एफडी करा लेते हैं। मैं यहाँ सिर्फ वाइफ की नहीं बल्कि हस्बैंड की भी बात करता हूँ। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। मेरे लिए मेरी वाइफ स्पाउस है और मेरी वाइफ के लिए मैं स्पाउस हूँ। तो बात ये थी कि ना तो ऐसे फंड ट्रांसफर करके एफडी करानी चाहिए, ना ही शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, ना ही किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कोई इनकम जनरेट हो, क्योंकि वाइफ को मिलने वाली ऐसी इनकम पर क्लबिंग प्रोविजन के अंडर आपको ही यानी कि हस्बैंड को ही टैक्स पे करना है, ना कि आपकी पत्नी को या जीवन साथी को। और इसकी कोई टैक्स प्लानिंग भी नहीं है। इनकम टैक्स लॉ में ये प्रोविजन एकदम क्लियर है। हालांकि आप सिर्फ अपने स्पाउस को फाइनेंशियली मजबूत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल, मेरे फादर को रिटायरमेंट का पैसा मिला, उन्होंने मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या मैं इस पैसे से एफडी करा सकता हूं? फादर अपने सन या डॉटर को अपना पैसा या प्रॉपर्टी नहीं देगा तो किसे देगा? कहने का मतलब है कि फादर के दिए हुए पैसे से एफडी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में आपके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगता और ना ही फादर के ऊपर कोई टैक्स लगता है। लेकिन अगर सन या डॉटर माइनर हो तो माइनर के केस में फादर के ऊपर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं और माइनर की इनकम को पेरेंट्स की इनकम के साथ जोड़कर ही उस पर टैक्स देना होता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। हालांकि एक केस है जब आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। मान लो फादर ने 50 लाख रुपए बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और बेटे ने उस 50 लाख रुपए से एफडी करा ली, तब इस बात का नोटिस जरूर आ सकता है, जरूर नहीं कहेंगे, डाउटफुल है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कि इतने पैसे सन या डॉटर के अकाउंट में कहां से आए। क्योंकि ऐसे गिफ्ट के लिए, ऐसे ट्रांसफर के लिए किसी भी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कोई कॉलम नहीं है जहां पर आप ये मेंशन कर सको कि मेरे फादर ने, मदर ने या किसी रिलेटिव ने मुझे पैसे दिए या फिर मुझे गिफ्ट दिया जिस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। अब देखिए क्या है कि कॉलम तो है नहीं आईटीआर के फॉर्म में, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन जरूर जाती है कि आपने एक एफडी कराई या फिर आपके बैंक में 50 लाख रुपए आए या फिर कोई भी अमाउंट आई जिसकी वजह से टैक्स नोटिस आने के चांसेस होते हैं। अब मान लो कि कोई टैक्स नोटिस आ गया तो उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास जो फंड्स आए वो सारे जेन्युइन सोर्सेज से फंड्स आए थे। दोस्तों, आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। इसी नोटिस से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, मान लो कि कोई टैक्स नोटिस आ गया, अब क्या करें? ऐसे केस में आप रिप्लाई दीजिए ऑनलाइन कि ये पैसा मेरे फादर से गिफ्ट आया था, उनका रिटायरमेंट का पैसा था या प्रॉपर्टी सेल करने का पैसा था और पूरे तरीके से टैक्स पेड पैसा था, कहीं लूट के नहीं लाए, कहीं डांका नहीं मारा। सॉरी, आई मीन कि लूट और डांके जैसी बात नहीं लिखनी है, बट राइट एज दिस इज आर टैक्स पेड मनी एंड सोर्स ऑफ फंड्स आर जेन्युइन। जब आप रिप्लाई फाइल करोगे इन केस ऑफ नोटिस ओनली, तो इन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना, अपनी बैंक स्टेटमेंट, गिफ्ट देने वाले की बैंक स्टेटमेंट, उस साल की अपनी आईटीआर और एक एक्सप्लेनेशन नोट। इतना कर दोगे तो किसी सीए की जरूरत नहीं है, कोई इनकम टैक्स वाला आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर एंट्रीज गलत हुई या फिर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की तो टैक्स इवेजन के केस में आपको 300% तक की पेनल्टीज लग सकती है, सो बी केयरफुल। अब एक और सवाल, सपोज किसी ने 20 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए कराई, तो उस एफडी का इंटरेस्ट 5 साल बाद रिटर्न में दिखाना होगा या फिर हर साल की आईटीआर में शो करना है, जबकि टीडीएस हर साल कटता है। तो इस केस में आपको एफडी का इंटरेस्ट हर साल अपनी टैक्स के रिटर्न में शो करना है। इंटरेस्ट पर अगर कोई टैक्स कटा है यानी टीडीएस कटा है तो इंटरेस्ट की फिगर आपको फॉर्म 26A से मिल जाएगी, और अगर टीडीएस नहीं कटा है तो फॉर्म AIS से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और हर साल का टीडीएस आप हर साल या तो रिफंड ले लो या फिर अपनी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करा लो, चॉइस इज योर्स। 5 साल बाद कोई टैक्स आपको नहीं देना है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमें मिला तो कम इंटरेस्ट, लेकिन फॉर्म 26A में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो एफडी का कौन सा इंटरेस्ट हम आईटीआर में शो करें? दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तब मिलता है जब या तो एफडी मैच्योर हो जाए या फिर इंटरेस्ट के लिए जो आपने टर्म ऑप्ट किया है। सपोज आपने क्वार्टरली पे आउट का ऑप्शन लिया और एक क्वार्टर एंड हुआ आपका फरवरी में,
तो आपको फरवरी एंड में उस क्वार्टर का इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन जो मार्च महीने का इंटरेस्ट है वो एक्रूड है, जो कि आपको मिलेगा मई के महीने में, यानी कि ठीक फरवरी से 3 महीने के बाद। लेकिन फॉर्म 26A में मार्च महीने का एक्रूड इंटरेस्ट भी ऐड होता है, इसलिए आपको अपनी ITR में फॉर्म 26A का ही इंटरेस्ट शो करना है या फिर AIS फॉर्म का इंटरेस्ट शो करना है, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। बहुत से लोग पूछते हैं कि टैक्स सेवर FD मैच्योर होने के बाद जो ब्याज मिलेगा क्या वो हमारी इनकम में ऐड किया जाएगा। दोस्तों, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट पूरे तरीके से टैक्सेबल है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इस इंटरेस्ट को नॉर्मल इनकम के साथ जोड़कर उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर इस पर कोई TDS भी हुआ है तो उसे भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हो। अब ऐसी बात है जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी FD से क्या मतलब है, क्यों देखता है वो हमारे पैसे को। देखिए, टैक्स पिछले हजारों सालों से चलता आ रहा है। इससे पहले लगान कहते थे, अब इसको टैक्स कहते हैं। डिपार्टमेंट सिर्फ ये देखता है कि आपने जो FD कराई है वो पैसा कहाँ से आया आपके पास, क्या आपने उस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे किया है, क्या वो जेन्युइन एंट्री है, कहीं कोई फेक मनी लैंडिंग जैसी एंट्री तो नहीं हो रही, कहीं कोई टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही। दोस्तों, अगर उस पैसे का सोर्स सही है, अगर उस FD की अमाउंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मेल खाती है, आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया है, तो कोई नोटिस आपके पास नहीं आ सकता। ऐसे तो हम यूं कह सकते हैं कि भारत में इतने सारे बैंक हैं और हर दिन 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ FDs बनती हैं और ब्रेक होती हैं, तो क्या करोड़ों लोगों के पास रोज नोटिस आएगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है। सो अगर टैक्स इवेजन है तो कोई नोटिस आ सकता है, अदरवाइज किसी से कोई डरने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन एक सवाल और कि क्या इस पैसे के लिए हमें कोई गिफ्ट डीड भी बनानी चाहिए? यस, गिफ्ट डीड आपको जरूर बनानी चाहिए। और किसी को भी अगर गिफ्ट डीड का फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, ये थी एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर जो FD से रिलेटेड है सभी को कवर किया। आपके लाइक्स, सवाल और सब्सक्राइब बटन प्रेस करना, सिर्फ बटन प्रेस करना नहीं है, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें।